महंगाई की मार और जनता परेशान। हमारे साथ में मनोज सिंघल जी है, एक बार उनसे बात करेंगे कि महंगाई को लेकर जनता के किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मनोज जी, लगातार देखा गया है समस्या और लोगों की दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। महंगाई की मार, जनता परेशान। महंगाई की बात करी जाए, आज से 12 साल 13 साल पहले की क्या रेट थी, आज की क्या रेट है? देखिए, जो वर्तमान सरकार जब 12 साल पहले आई थी सत्ता में, तो वो महंगाई के मुद्दे को लेके ही आई थी कि प्रधानमंत्री जी ये कहते थे हमारे कि महंगाई बढ़ रही है, जनता परेशान है। और जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, तो वो महंगाई का मैं बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन उन दिनों के रेटों में और आज के रेट में लगभग डबल का फ़र्क है कि जो पेट्रोल, डीज़ल और जो सब सिलेंडर, ये सब रेट बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। और इसी कारण जो आम जनता को परेशानी हो रही है, क्योंकि डीज़ल के रेट बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता है, तो उससे सभी चीज़ों पर पूरा असर पड़ता है। तो आज सब चीज़ों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि बहुत ही जनता की पहुँच से दूर हो गए हैं वो, और लोग आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या ये सरकार की लापरवाही है या पिछले सरकार सही थी? रेट की बात की जाए, बजट की बात करी जाए, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो कांग्रेस के राज में ठीक थी या बीजेपी के राज में ठीक है? देखिए, तो जब जहाँ तक एक आम जनता होने के नाते जी। महंगाई तो नेचुरली कि ये गलत है जो आज के टाइम में है। उस समय रेट कम थे और आज के रेट कम है। यदि वो कहते हैं कि भाई ये कुछ रेट्स अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कुछ बढ़े हैं, तो कंपैरिजन इतना रेट नहीं बढ़े हैं जो इतना अच्छे बार रेट बढ़ा दिए गए। एक पेट्रोल का एक ऑप्शन दिया गया था, पेट्रोल कम यूज़ कर रहे तो सीएनजी, और आप देखेंगे कि इस समय सीएनजी के रेट भी लगभग 6 रुपये बढ़ा दिए गए। 82 रुपये के करीब का सीएनजी भी हो गई है, जो एक ऑप्शनल था पेट्रोल का। और सिलेंडर अभी 29 रुपये भी करंटली बढ़ाया था, तो 942 रुपये का सिलेंडर हो गया, जो लगभग 950 रुपये के करीब हो गया है। पहले 1000 रुपये के आसपास भी चला गया था। और उस समय जब ये रेट लगभग आधे के करीब थे, तो उस समय जब विपक्ष में थी बीजेपी, तो स्मृति ईरानी जी, जो आज कहीं भी नज़र नहीं आती, उस समय सड़क पर धरने पे बैठ जाती थी। जब चाहे 50 पैसे भी बढ़े, 1 रुपया भी बढ़ा, तो आज वो उनका कोई भी स्टेटमेंट, बयान या कुछ भी पब्लिक के प्रति वो नहीं आ रहा है कि भाई ये महंगाई क्यों इतनी बढ़ रही है। आज के भी जो आप एनबीटी पढ़ेंगे तो उसकी रिपोर्ट है कि क्या कहते हैं, जो 3.9 का लगातार रेट का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और उससे सब चीज़ों पर खाने पीने की चीज़ों का असर महंगाई पर के कारण हो रहा है। और आने वाले टाइम में जैसे आप देख रहे हैं आगे मानसून आएगा, तो उसकी वजह से और ज़्यादा प्रभाव पड़ क्योंकि सकता है। अभी फिलहाल की जो देखा गया है कि खाने पीने की, जैसे आपने बात करी, तो दाल चावल, चीनी, आटा, तेल की बात करी जाए, लगातार रेट में उछाल आ गया है। क्या किसकी ये कमियां हैं? सरकार की कमियां हैं, किसकी कमी है? देखिए, कामता के नाते तो जब सरकार की ही कमी हम कहेंगे, हम और चीज़ें तो नहीं जानते, हम बहुत ज़्यादा डीपली तो ये नहीं जानते हैं कि भाई किस तरह से सिस्टम काम करता है, क्या है, किस तरह से। लेकिन कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं है कि किसानों की आय बहुत दुगनी हो गई है, या किसानों को बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट मिल गया है कि जिसकी वजह से रेट बढ़े हैं, या बहुत ज़्यादा ही इस समय मानसून इतना आ चुका है कि फसलें ख़राब हो चुकी हैं। तो नेचुरली कि सरकार ही कहीं ना कहीं कुछ अपने उद्योगपतियों को, मित्रों को बड़ा फ़ायदा देने के लिए शायद ये रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। सर, एक चीज़ आपने अभी कहा कि किसानों की बात करी जाए। किसान जिस तरीके से मेहनत करता है, किसान अपनी फसल को लाता है और बाज़ार में लाते-लाते उसका जितना भी लागत होती है, लागत भी नहीं निकल पाता है और किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है। क्या इसके ऊपर सरकार की दबाव है या सरकार किसान की बात मानना नहीं चाहती? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि वर्तमान सरकार किसान विरोधी ही रही है। जब इन्होंने क्या कहते हैं किसान आंदोलन को दबाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था, जितना कि पाकिस्तान को दबाने के लिए भी बॉर्डर पर इतना नहीं लगाया जाता, कि पूरे किले तक बिछा दी थी, और उसमें 700 साढ़े 700 किसानों
की डेथ भी हुई थी। और जहाँ तक बात है, कई बार कि ऐसा हो जाता है, कोई न्यूनतम जो मूल्य निर्धारित करने की बात आती है या कुछ किया भी गवर्नमेंट ने होगा, लेकिन इतना बेनिफिट किसान को नहीं मिला है। और फिर वो उसकी वजह से उसी जगह इंडस्ट्री ऑफ उद्योगपतियों को ज़्यादा फायदा पहुंचाया जा रहा है उस। हुँ। अभी सबसे समस्या ये हो गया है कि देखा गया है किसान कोई सा भी फसल लगाता है, बीज से लेकर पानी तक सारी चीज़ सिंचाई करता है। बाकी जब उसकी बेचने की आती है फसल की बात करी जाए, तो बीच में दलालों की एंट्री हो जाती है और किसान के जो मूलभूत रुपया मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो क्या सरकार को इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए कि बीच में जो दलाल है उनको बाहर करे और डायरेक्ट सरकार ले और सरकार ने पब्लिक का डोनेशन करे, जिसमें पब्लिक को फ़ायदा मिले और किसानों के अपने मूलभूत रुपया मिले? देखिए, सिस्टम जो एक काम करता है, जो बीच में मंडियाँ होती हैं तो वो वर्क करती हैं, क्योंकि उससे किसानों को एडवांस पेमेंट भी मिल जाती हैं। या सरकार को न्यूनतम मूल्य निर्धारित करके कोई एक फिक्स कर दे कि दलाली भी यदि है कि एक फिक्स इतना फिक्स है तो वही रहेगी, या किसानों पर का ये जो माल है ये बिकेगा ही बिकेगा। कि उनको यदि माल का रेट कम होता है तो उनको फेंकना नहीं पड़ेगा, उसको आगे गवर्नमेंट कैसे पॉलिसी बनाती है कि उस माल को खरीद के किस तरह स्टोर किया जाए, किस तरह से उसका यूज़ किया जाए और उनको जनता के बीच में ढंग से पहुंचाया जाए ताकि रेट ना बढ़े। ये सरकार का ही काम है। सरकार इसलिए चुनी जाती है, सरकार इसलिए बनाई जाती है कि सरकार काम करके जनता के हित में काम तो करे। कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही है कि किसान के जो हित की बात होनी चाहिए, किसान के हित की बात नहीं करते, ना किसान के मूलभूत जो चाहिए वो नहीं मिल पाती है। देखिए, हमारा देश खेती के ऊपर ही डिपेंड है और खेती से ही किसानों के करेंगे तो उनके हित की भी सोचनी पड़ेगी, आम जनता के हित की भी सोचेगी और देश के हित की भी सोचनी पड़ेगी। तो ये सरकार की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि सिर्फ जब विपक्ष में थे तो वो सिर्फ उनका काम शोर मचाना था कि ये सरकार नहीं करती, सरकार महंगाई का मैं नहीं बोलती। आज मोदी जी मैं तो बोल रहे हैं, लेकिन वो मैं से मेलोनी बोल रहे हैं और मैं से मेलोनी बोल रहे हैं, महंगाई नहीं बोल रहे। तो अब वो उनको शायद मनोज जी एक अहम मुद्दा ये भी था कि जैसे सिलेंडर के रेट बढ़ा और खाने पीने के रेस्टोरेंट की बात करी जाए, दुकानों की बात करी जाए, लगातार रेट का उछाल बढ़ गया। उसमें कितनी जनता के नुकसान हो रहा है। आज भी सिलेंडर देखा गया कि रेट बढ़ने के बावजूद भी सिलेंडर सब व्यक्ति को मिल रहा है, दुकानदार को, छोटा मोटा सबको मिल रहा है। बाकी जिन्होंने रेट बढ़ा दिया, रेट अभी तक नहीं कर रहा है, उन पर क्या कहेंगे? क्या सरकार इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठा पा रही है? सिलेंडर का रेट इंक्रीज हुआ उसकी वजह से, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे कॉमर्शियल जी, उसकी वजह से मार्केट में जो दुकानदार जो अपना थोड़ा बहुत बढ़ा सकते थे उन्होंने या बढ़ा रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं उसकी। और जनता को देखो खाना तो चाहिए ही, मैं 4 रोटी नहीं खाऊंगा, 3 रोटी खाऊंगा, लेकिन फ़र्क ये पड़ा है कि जो एक हंसी खुशी परिवार चल रहे थे जी, आज वो एक निराशा के दौर पे गुजर रहे हैं। तो आप मान रहे हैं ना कि सरकार की लापरवाही है? आप तो मान रहे हैं कि सरकार की लापरवाही है, सरकार ने सिलेंडर के रेट बढ़ाया, इसकी वजह से गरीब आदमी को तो सरकार ही रेट बढ़ा रही है और सरकार की ही लापरवाही है, क्योंकि सरकारें ही चुनी जाती हैं जनता के लिए और जनता सरकार चुनती है इसीलिए कि वो हमारे हित में काम करे। लेकिन आज आम पब्लिक के लिए कोई काम सही नहीं हो रहा। तो क्या कहेंगे, सरकार जब इस तरीके से करते रहेगी तो आने वाले जनरेशन की बात करी जाए, लगातार समस्या बढ़ते जा रहा है, इस पर क्या कुछ हो सकता है? मुझे तो लगता है किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो आम जनता का मुद्दा हो, चाहे विदेश नीति हो, या जिस तरह अभी हमारे 3 भारतीय नाविक द्वारा मारे गए हैं, कहीं पर भी सिर्फ ये सरकार झूठी वाई और कुछ मीडिया चैनलों द्वारा उनको सिर्फ हवाबाजी बनाई जा रही है। तो ये सरकार का मुझे लगता नहीं कि इनसे सरकार चलाना है। तो आप मान रहे हैं कि सरकार की लापरवाही है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। मैं तो सर पहले आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की जब राज थी तो क्या कांग्रेस के राज में क्या इस तरह से कठिनाई परेशानी के सामना? कांग्रेस का राज था तो कांग्रेस में जो सत्ता में बैठे थे वो एक समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति बैठे थे। वो सरदार मनमोहन सिंह जी कह लो जो अर्थशास्त्री थे, जो देश संभाला, जिन्होंने एक बुरे से बुरे दौर में भी देश को क्या कहते हैं संभाल लिया था, देश की व्यवस्था संभाल ली थी और इतने रेटों में फर्क नहीं होने दिया था। नहीं, आपने एक चीज़ बोला कि कांग्रेस के राज में पढ़े लिखे थे,
क्या बीजेपी के राज में पढ़े लिखे लोग नहीं है, क्या अनपढ़ है? बीजेपी के राज में आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री की डिग्री का नहीं पता, जो अब नए मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, जैसे आप बिहार को ही देख लीजिए, उनकी को डिग्री का नहीं पता, कौन सा अफिडेविट होता है, क्या होता है, वो देख लीजिए। तो आप लोगों को ही पता कि कौन सी डिग्री आज प्रधानमंत्री जी की दिखा दी। स्मृति ईरानी जी ने जब अपना 3 बार नॉमिनेशन भरा, तो मैंने उसमें आप जिस तरह के चैनलों के माध्यम से मैंने देखा कि तीनों बार उनका अलग अलग उसमें स्टेटमेंट था उनकी पढ़ाई से। तो कैसे कह सकते हैं भाई हम किस तरह क्योंकि सबसे मुद्दा ये है कि कांग्रेस के राज में ठीक ठाक लोग खा पी रहे थे, अच्छे से रह रहे थे, और आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो क्या स्थिति थी? आम आदमी ने फिर भी जो सत्ता में आई थी, वो आम आदमी का बिजली पानी का मुद्दा उठा के आई थी। मुझे पता था जनता उस की बिजली की थोड़े से रेट की वजह से और परेशान है, तो उन्होंने अपने पूरा सब्सिडी या रेट ऑफ बिलों में कितनी यूनिट फ्री दी, तो जनता ने उन्हें चुन लिया। मैं मानता हूँ कि कोई भी फ्री की चीज़ चलो लंबे टाइम तक ठीक नहीं होती सरकार चलाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जनता अपना फ़ायदा देखती है, और जनता का फ़ायदा सरकार को भी देखना चाहिए, जिस तरफ इंडस्ट्रीज के नहीं। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इस सरकार से बेहतर थी और बेहतर ही साबित हुई। कैसे बेहतर थी या कैसे बेहतर साबित होगी, ये तो बताइए आप। देखिए आप कोई तो प्रूफ कीजिए कि कैसे बेहतर है या कैसे बेहतर। बीजेपी की सरकार चुनी जानी थी या चुनी गई, उस समय जो इनके हितैषी थे जैसे बाबा रामदेव, तो उन्होंने कहा था कि सरकार आएगी तो 35 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा, 450 का सिलेंडर हो जाएगा, इस तरह की। मैं गलत नहीं हूँ, सही कह रहा हूँ। तो आज बाबा रामदेव जी क्यों नहीं इस चीज़ को कर रहे? आज 12 साल हो गए, तो ये तो नहीं कि 12 दिन हुए सरकार को। तो सर एक बात बताइए, नेता के काम है वोट बैंक लेना है, तो झूठ बोलेंगे जनता से, और झूठ बोल के जनता को गुमराह कर रही है। तो जनता के साथ खिलवाड़ क्यों? जनता के साथ इस तरीके से तो आम आदमी पार्टी के भी किया था कि मैं 2500 रुपया दूंगा, 1000 रुपया का महीना दूंगा, कोई मिला नहीं। देखिए कांग्रेस के राज में भी यही हाल हुआ था। देखिए आज हम और पीछे नहीं जाते, क्योंकि हमें ये बीजेपी की तरह नेहरू जी को याद करने याद है कि हर काम में नेहरू जी जिम्मेदार हैं, नेहरू जी जिम्मेदार हैं। लेकिन यदि हम वर्तमान की बात करें कि यदि आप मतलब आप भी ये मानते हैं कि नेता झूठ बोल के ही सत्ता में आए हैं, जी मतलब आप भी इस बात को समर्थन दे रहे हैं? नहीं, देखिए नेता की बात आपने कहा, नेता कोई भी आम आदमी पार्टी को या बीजेपी या कांग्रेस की, पब्लिक के रुझान करने के लिए उन्हें झूठ बोलना होता है, और पब्लिक क्या होती है कि उनके बहाव में आ जाती है, उसके बाद सरकार बन जाती है, लेकिन जनता फिर वो अपने भाव में रहते हैं, जनता नुकसान झेल रही है, बाकी नेता अपनी मस्ती में रहते हैं। क्या आज के डेट में गरीबों को देखा गया? कितनी घर उजारा गया, झुकी बस्ती उजारी गई, किसकी लापरवाही है? मानता हूँ मैं कि इसका मतलब मैं तो ये बात का आपकी समर्थन कर देता हूँ कि जो बीजेपी खासकर आई है वो झूठे वायदे करके आई है, जो वायदा कोई भी हो। जो भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते थे, आज सोना खरीदने के लायक नहीं पड़ा, उनकी चिड़िया उड़ गई। ठीक है, विदेशी नीति थी वो सब फेल है, हमले उनके राज में भी हुए हैं। ये तो नेहरू जी के राज में, इंदिरा गांधी का राज में भी बोला गया था कि जी सोना मत खरीदो, ये मोदी जी थोड़ी लाए, ये तो कांग्रेस के राज में था, इन्होंने पहले कहा था कि जी सोना न खरीदो। उनका कहने के राज में जब बोला गया था, जब युद्ध के समय, आज देश में कोई युद्ध नहीं छुड़ा हुआ है, ना ही मोदी जी क्या कहते हैं कोई इतना छप्पन इतना सीना लेके घूम रहे हैं कि आज हमारे 3 भारतीय नाविक मारे गए हैं, और वो क्या कहते हैं उनसे कोई स्टेटमेंट भी दे रही हैं। युद्ध की तो बात ही अलग है। पुलवामा पहलगाम हमला भी हुआ, कहीं तक कोई कहते हैं हमला नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं छिड़ा था। यदि इंदिरा गांधी जी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया था तो उन्होंने युद्ध के समय दिया था, ना कि अभी मोदी जी तो इसीलिए कहा, अभी युद्ध चल रहा था इसीलिए तो बोला थी कि इसीलिए उन्होंने बोला कि आप सोना मत खरीदे, क्योंकि आप यहाँ के पैसे बाहर विदेशों में जा रहा और यहाँ से अर्थव्यवस्था बिगड़ जा रहा है, इसीलिए बोला है कि अधिकतर भारत के लोग हैं जो गोल्ड खरीदते हैं, इसलिए उन्होंने मना करा क्या कि जो गोल्ड है यहाँ की चीज़ यहीं रहे, यहाँ का पैसा यहीं बरकरार है। अब यहाँ का पैसा बाहर जा रहा है तो डॉलर में होता है, उसका कीमत डबल हो जाता है, यहाँ का लोग भूखे मर रहे हैं। कोई भी भारतीय परिवार होता है, जब कोई भी शादी समारोह वगैरह होता है तो वो एक सबूत के तौर पे एक लड़की के लिए लड़के के चैन कंगन वगैरह बनाना, आप भी पता पूछते ही वो है, और इसको क्या कहते हैं इन्वेस्ट के तौर पे भी रखा जाता था। जी यदि आज मोदी जी अपील कर रहे हैं सोना ना खरीदे, तो सोना खरीदने लायक बचे ही नहीं है।
जी। कि आज महंगाई इतनी हो गई है, पहले अपना घर चला लें, वही बहुत है। सोना खरीदने लायक पहली बात तो बचे ही नहीं है कि सोना खरीद सके। और यदि वो उनकी अपील को हम मान लेते हैं कि सोना पे वो ठीक कह रहे हैं कि सोना ना खरीदें, तो सोना नहीं खरीदते, सोना नहीं खरीदते, उससे यदि देश का भला होता है तो। लेकिन ये रेट किस लिए बढ़ रहे हैं? देखिए, उनका एक चीज़ कहना था कि सोना ना खरीदने के रीज़न था कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको सुधारा जाए। ये कांग्रेस के राज में जिस तरीके से बोला गया कि सोना ना खरीदा जाए, उन्होंने उस बात को लेकर रख दिया, तो इन्हें विपक्षी का हो गया कि जी बीजेपी ने कहा दिया जी, मोदी जी ने कहा दिया जी कि सोना मत खरीदो। मोदी जी ने तो हमेशा कांग्रेस की नीतियों का, चाहे वो आधार कार्ड हो, मनरेगा हो, कोई भी स्कीम हो, उसका पहले विरोध किया जब विपक्ष में थे। बाद में वही चीज़ें लागू करके उनका फ़ायदा बताया गया, ठीक है। तो मोदी जी की बात तो छोड़ दीजिए कि क्या कहते हैं, क्या कहा क्या नहीं कहा। आप इंदिरा जी की बात लेके बैठे हैं, आप नेहरू जी की बात लेके बैठे हैं, लेकिन आज डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो डिजिटल इंडिया में यार क्या कहते हैं, जो किस तरीके से काम हो रहा है कि पेपरों में भी डिजिटल इंडिया किस तरह काम कर रहा है। जो परीक्षा दी हुई है उसको बाद में दोबारा परीक्षा डिजिटल कराने की कोशिश की गई, तो वो आप सब जानते हैं। तो उनकी नीतियों में कोई दम नहीं है। नहीं सर, खाली एक सोना आप खरीदने की बात कर रहे हैं कि सोना ना खरीदे। अब यदि भारतीय परिवार वैसे सोने लायक, तो बता रहा हूँ, सोना खरीदना, सोना देने लायक बने नहीं, जो पहले जिस तरीके से खरीदा जाता था, चढ़ता था। लेकिन यदि वो सोना नहीं भी खरीदे, खाली उससे देश का बोले तो पेट्रोल भी बंद कर दीजिए आप, फिर पेट्रोल भी पैसा बाहर जा रहा है, और चीज़ें भी तो। अच्छा सर, एक चीज़ देखिए कि जब मनमोहन सिंह थे, सोनिया गांधी थी, उस वक्त की हालात क्या था कि विदेशों में जाते थे तो सर झुकाते थे। आज मोदी जी जाते हैं तो सर चौड़ा करते, लोग भारतीयों को याद करते। ऐसा क्यों? कांग्रेस के राज में ऐसा क्यों था कि सर झुकाना पड़ता था, मोदी जी के राज में सर उठाना पड़ रहा है? जी, आपका मेरे ख्याल नॉलेज बहुत अच्छी है, आप मीडिया से हैं तो आपकी नॉलेज मुझसे ज़्यादा अच्छी होगी, जाहिर है। लेकिन जब नेहरू जी पहली बार प्रधानमंत्री थी और बाहर गए थे, उन्होंने कोई भीड़ लाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। कितनी पब्लिक थी आपको गूगल करके देख सकते हैं, और कि किस तरह की भीड़, जब चाहे वो नेहरू जी जाते थे, चाहे इंदिरा गांधी जाते थे, चाहे राजीव जाते थे, और मैं ये कहूँगा कि चाहे अटल जी भी जाते थे, तो वहाँ पर नारे लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि क्या कहते हैं कि मोदी मोदी या इंदिरा इंदिरा, अटल जी अटल जी। तो इस तरह नारों की जरूरत नहीं पड़ती थी। पब्लिक को प्यार था, पब्लिक आज पहले भी आती थी, आप उसके देखिएगा वीडियोज वगैरह निकाल के। तो कोई सर झुकाने ना तो कभी किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कहीं सर झुकाया है, और ना ही झुकाएंगे, और ना ही झुकाना चाहिए, जो आज की स्थिति है। बाकी सबसे अहम सवाल यह है कि कांग्रेस के राज में हो या आम आदमी पार्टी के या बीजेपी की, अर्थव्यवस्था की बात करीजिए, कांग्रेस के राज में और अभी बीजेपी के राज में अर्थव्यवस्था की बात करीजिए, कितने सुधार हुआ है? क्या बिगाड़ हुआ है? पता बिगाड़ हुआ है कि आप कंपैरिजन को कितना रोजगार, इतनी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुई है आज, क्या कहते हैं, लोग पे जा ही नहीं है। और रेट जो बढ़े हैं जी, आप ये कहते हैं कि भाई 12 साल पहले तो ये रेट थे, तो क्या उस समय इन सरकारों को नहीं दिखता था कि क्या परेशानियाँ थी, क्या परिस्थितियाँ थी, किस तरह की विदेशी से लड़ना पड़ रहा था, किस तरीके से देश के हालात चल रहे थे, जनसंख्या बढ़ रही थी, तो क्या सारी परेशानियाँ 12 साल भी पैदा हो गई हैं? या आप भी मानते हैं कि देश ही, क्या कहते हैं, जो कंगना और ये कहना कि देश 12 साल पहले वो मानते कि आज़ाद हुआ था, तो आप सारी परेशानियाँ 12 साल में पैदा होगी, प्रधानमंत्री को देखनी पड़ रही है। पहले कोई परेशानी क्या किसी के समक्ष नहीं थी? क्या पहले की संख्या की बात करी जाए, पहले की संख्या क्या थी, आज की संख्या क्या है? तो देखिए 12-13 साल के पहले की संख्या बढ़ेगा, ऑटोमेटिक रोजगार बढ़ाना चाहिए, जो रोजगार नहीं बढ़ा तो इसकी वजह से होगा। संख्या बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ना चाहिए, फैक्ट्री भी बढ़नी चाहिए, कारोबार बढ़ना चाहिए। जब वही चीज़ नहीं बढ़ेगा तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी। जी, क्योंकि जो संसाधन है हमारे वो सीमित मात्रा में है, और उनको यूज़ करने वाले जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मैं मानता हूँ ये बात सही है कि उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना कि बढ़ाने के लिए दिया गया है। और दूसरी बात है, यदि जनसंख्या बढ़ने के कारण सब चीज़ें की समस्या होती है, तो आज ये नेता कुछ, चाहे आप उन्हें RSS से कहिए, या मोहन भागवत जी का, और इनके जो कुछ बयान आते हैं कि हर हिंदू को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, तो फिर ये जनसंख्या क्यों बढ़ाने की बात करते हैं? उनको पालन पोषण कौन करेगा?
उनका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो वो तो कहते हैं कि फिर 4 बच्चे बढ़ाए, तो फिर क्यों जनसंख्या बढ़ाने की आपने बात सर करते हैं? हिंदू की तो बात कर दिया कि 4 बच्चे पैदा करने के लिए बोल दिए थे। जब महानदम की बात करी, जब उनका 6-6 है, 12-12 है, क्या उन पे सरकार क्यों नहीं रोक लगाई? कांग्रेस के राज में क्यों नहीं रोक लगाई? उस टाइम तो उनका कहना था कि जी अल्लाह का देन है, जो दे रहा देने दो। उस टाइम कांग्रेस क्यों नहीं रोका? अब बीजेपी रोक रही है तो तकलीफ हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि रोके, सबको रोके। रोके, यदि देश है, देश में यदि मुसलमानों की संख्या भी है और कुछ ईसाई भी हैं और हिंदू बहुत संख्या में हैं, तो जो फर्क पड़ता है आज सब में महंगाई का ना, तो वो हिंदुओं को भी पड़ता है, सारी मुसलमानों को नहीं पड़ता। एक बात। दूसरी बात कि आप उसमें एक काम कीजिए ना कि एक यदि दो ये आप फैसिलिटीज़ कर दीजिए कि भाई जिसके सिविल में 2 बच्चे होंगे उनको ये फैसिलिटीज़ मिलेगी, उनको ये ज़्यादा संसाधन मिलेंगे, जिनके 4 बच्चे होंगे उनकी ये चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी। इस तरह का एक नहीं सर, देखिए जैसे आपने कहा, मेरी बात सुनिए, सरकार कोई फंड लाती है तो वो नहीं देखती है कि आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, गरीब है, अमीर है, हिंदू मुस्लिम नहीं देखती। वो सबके लिए मिलता है, एक आदमी के लिए तो नहीं मिलता है, सबके लिए मिलता है। क्योंकि उस व्यक्ति को लेके देखने का जो रोजगार होता है वो सबको लिए मिलता है। पूरा सरकार तो नहीं कहा कि ये मुस्लिम है, हिंदू है, उनको तो ऐसा तो नहीं है। सरकार तो सबके लिए कर बनाती है। सरकार जो कहती है, और अभी आपने हिंदू का नाम लेते ही मुसलमान का पहले में खड़ा बोला, तो यदि ये लगता है कि भाई मुसलमान कहते हैं बच्चे अल्लाह की देन है और वो ज़्यादा पैदा करते हैं, तो वो अपने हाथ का काम करके, कटिंग करके, पंचर लगा के या उस तरीके से कमा लेते हैं। आज भी वो अपने 10-20 रुपये अपने काम में बढ़ा लेंगे तो आप उसको मना नहीं कर सकते। तो उससे भी फ़र्क हिंदुओं को ही पड़ेगा। मैं कहता हूँ ना, सबको आप बोलिए। अब देखिए, आप सीमित कीजिए। नहीं, आपने एक चीज आपने कहा दिया। यूपी में देखिए, यूपी में सरकार में, योगी बाबा की सरकार में आप देखिए कि वहाँ कोई भी व्यक्ति को कोई भी काम हुआ है तो क्या वहाँ हिंदू मुस्लिम देखा गया है? आज वहाँ के मुस्लिम महिलाएं, बच्चे क्यों खुश हैं? उन्होंने सबको एक नज़र से देखा। बीजेपी की नीति है एक नज़र से सबको देखना, कांग्रेस के राज था एक नीति से देखना, इनकी सब नीति देखने हैं। अब राज ये है कि कांग्रेस के राज की समस्या थी, उनका पहलू था कि मुस्लिम को अलग करो, हिंदू को अलग करो। उनका था मुस्लिम को बढ़ावा करो, हिंदू को घटाओ। बाकी अब बीजेपी का सरकार में ये है कि आप दोनों मिलजुल कर रहें, आपकी सरकार है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी नेता है वो हर एक आदमी वोट बैंक के लिए झूठ बोलता है। बाकी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता बेवकूफ़ बन जाती है। जनता को इसमें जागरूक होना चाहिए, जनता आगे होना चाहिए कि अगर कोई भी सरकार लालच देता है तो उस लालच को रोका जाए और उसके बाद निर्णय लिया जाए कि सरकार किसके लिए सही हो, जनता के लिए फायदा कर सकती है या नहीं कर सकती। क्योंकि आपने कहा कि यूपी की बात करी कि भाई वहाँ जनता खुश है, तो अच्छी बात है। हम क्या कहते हैं कि हमारे किसी राज्य के नागरिक और योगी राज में खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक आपने एक नज़र में देखने की बात करी, तो बीजेपी एक नज़र देखती है, मुझे लगता है उनको अपनी दोनों आंखें खोल के काम करनी चाहिए। क्योंकि जब जहाँ पर कोई किसी क्राइम में मुस्लिम फैक्टर आ जाता है, नाम आ जाता है, तो उनका नज़रिया अलग होता है। वहाँ एनकाउंटर भी होते हैं, बुलडोजर भी चल जाता है। लेकिन यदि कहीं पर हिंदू नाम नहीं होता, चाहे आप कोई केस उठा लीजिए, उत्तराखंड में आप उठा लीजिए, क्या कहते हैं अंकिता भंडारी उठा लीजिए, और केस यूपी में उठा लीजिए, राजस्थान में उठा लीजिए, कहीं जहाँ बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ पर उनके बुलडोजरों में डीजल महंगा होने के कारण ख़त्म हो जाता है। तो उनको मुझे लग रहा है एक आँख से नहीं, दोनों आँखों खोल के ही काम करना चाहिए और हिंदू और मुस्लिम ना कराया जाए। अब हिंदू मुस्लिम के अलावा जातियों में भी ना बांटा जाए जी, तो बेहतर होगा। अच्छी बात है, अमन चैन बना रहे। आज़ादी में सबने योगदान दिया है। आप यदि चाँद उठा के देखेंगे और नेहरू जी तक जाते हैं तो और पीछे भी जाइए और वहाँ पर देखिए कि किस किसने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, कौन कैसे रहा, काला पानी रहा, कैसे रहा। तो एक नज़र से देखेंगे और बीजेपी यदि एक नज़र से देखती है और अच्छा करती है, अच्छा लाती है, तो हम तो उसको प्रोत्साहित करेंगे, कहेंगे अच्छी बात है, तो हम उसका विरोध में नहीं आए, फिर तो हम उसे प्रोत्साहित ही करेंगे। एक नज़र से देखती है, हमारे देश में अमन चैन बना रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के बच्चे भी, हमारे देश के नागरिक भी, हिंदू भी, बच्चे भी मुस्लिम कंट्रियों में काम करने जाते हैं। तो यदि अमन चैन आपस में बना रहे तो अच्छी बात है, शांति हो, विश्व का कल्याण हो। अरे आप चाहते हैं कि सरकार जो भी हो मतलब अमन शांति के काम करे। जो बाहर में बच्चे जाते, क्या हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं, सबसे ज़्यादा देखा गया है कि नेता अधिकारी के बच्चे पढ़ते हैं,
गरीब के किसी बच्चा का देख लीजिएगा बाहर विदेशों में पढ़ता हुआ, क्योंकि उसके पास बजट नहीं है, बाहर में कहाँ पढ़ पाएगा। और यहाँ में पढ़ने की बात, लिखने की बात करिए, नौकरी की बात करी जाए, वो पैसा 1-2 लाख रुपया करके अपने बाहर चला भी जाए तो वहाँ उसको ऐसे कर्म करना पड़ रहा है कि 2 साल 3 साल में बुलाने के लिए फिर सरकार से गुहार लगाना पड़ रहा है। खाली पढ़ने के लिए बच्चे नहीं जाते, वो एक शॉर्ट टाइम होता है, लेकिन उसके बाद जॉब में, और जॉब की कैटेगरी है प्रोफेशनल, टेक्निकल और पढ़े लिखे और हाथ के काम के, सब लाइनों में जाते हैं। चाहे वो ड्राइविंग भी हो, सब चीज़ें हैं, कोई इस तरह की बात नहीं है। तो बात ये है कि मेन की हम यदि शांति अमन की बात करें तब हमारे देश में भी हो, जो हमारे आपस में हुई थी कि यदि जो रह रहे हैं तो यहाँ नागरिक हो गए, आप एक वो भी अपने आप को भारतीय ही मानते हैं और उनको मानना भी चाहिए। और विश्व की जो हमारे देश की और विश्व की जो शांति है वो बनी रहे, ताकि हम बेहिचक, आज ये स्टेट हो गया कि पहले बाहर देशों से लड़ाइयों का मुद्दा होता था, बॉर्डर होते थे, आज एक दूसरे से स्टेट लड़ रहे हैं कि वो स्टेट का है तो हमारी स्टेट में नहीं आना चाहिए मार्च में, वो बिहार है तो उधर नहीं आना चाहिए, ये कश्मीर है तो ये उत्तराखंड है तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो ये लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी मुद्दा ये है कि जो भी, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली की बात करिए चाहे कहीं अदर की बात करिए, महंगाई की मार और जनता की परेशानी का सामना करना पड़ रहा। इस मुद्दे पे हमारे मनोज जी थे और इस मुद्दे को लेकर आप लोग का क्या राय रहेगा कमेंट में कीजिएगा और अगले वीडियो के लिए